नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 4 जून को इसका परिणाम आ जाएगा। 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हैं। साथ ही साथ 4 राज्यों के विधानसभाओं के लिए भी चुनाव संपादित किए जा रहे हैं। 2 चरणों के चुनाव हो गए हैं। मामला उठता जा रहा है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों जरूरी है? एनपीएस क्यों नहीं जरूरी है? ओल्ड पेंशन स्कीम को अटल बिहारी वाजपेयी ने समाप्त कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त कर लिया, लेकिन वहीं पर वह अपने दोहरे चरित्र को दिखाते हुए, कर्मचारियों के प्रति अपने बेरुखी वाले रवैये को दिखाते हुए, उन्होंने नेताओं को मिलने वाला ओपीएस उसको बरकरार रखा और वो अभी तक मिलता है। नेताओं को जितने बार वो अगर 2 बार विधायक रहते हैं तो उनको 2 बार पेंशन मिलती है। अर्थात 2 बार पेंशन का मतलब आजीवन, हर महीने 2 पेंशन। अगर वह राज्यसभा हो जाते हैं तो उनको 3 पेंशन के हकदार होते हैं। अगर वह लोकसभा के सदस्य हो जाते हैं तो 4 पेंशन के हकदार होते हैं। और कहीं अगर वह एमएलसी भी बन जाते हैं तो 5 प्रकार के पेंशन के अधिकारी वो हो जाते हैं। यह जो ओपीएस की मांग बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। बहरहाल पूरे भारत में 40 लाख के करीब सरकारी कर्मचारी हैं। 40 लाख के करीब सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन जो हमारी भारत की पूरी आबादी है लगभग 140 करोड़ के आसपास, उसमें 70% आबादी नौकरी से उम्मीद रखती है कि हमारे बच्चे बड़े होंगे तो नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे। सरकारी नौकरी करेंगे तो उनको पेंशन चाहिए ही। क्यों? क्योंकि उनके पास न तो ज्यादा जमीन होती है जिससे वो अपना गुजारा कर सके, ना ही उनके पास व्यवसाय होता है। क्यों? क्योंकि वो तो न तो पूंजीपतियों के लड़के होते हैं, ना ही उनके पास उर्वरा जमीन होती है, ना ही उनके पिताजी उतने पैसे इकट्ठा कर पाते हैं कि अपने जीवन भर वह पूरे नौकरी के बाद ऐशो आराम की जिंदगी के। एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम है, उसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें आपके रिटायरमेंट होने के बाद किसी निश्चित धनराशि का कोई मतलब नहीं है। आपको कितने रुपए उस समय का बाजार चल रहा होगा, उस बाजार की स्थिति, उम्मीद करिए कि कोरोना जैसी स्थिति आ गई हो, बाजार गिर गए हो और आप रिटायर होते हैं तो आपको मात्र 1000 रुपए भी पेंशन नहीं मिलेगा तो आपका जीवन कैसे चलेगा? जो बच्चे चाहे किसी भी पार्टी में, हमारे युवा भाई हैं, किसी भी पार्टी का झंडा लेकर घूमते हैं, वो भी एक उम्र के बाद उनको भी चाहिए कि हम भी नौकरी करेंगे तो हमें पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं। नौकरियों के पेंशन के साथ ही साथ एक और बहुत ही गंभीर मुद्दा आ गया है सामने, जो गहराता चला जा रहा है कि जो नौकरियां हैं वो संविदा की नौकरी हो चुकी हैं। एडहॉक बेस जिसे कहते हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में अध्यापक की भर्ती अब होगी वह निश्चित मानदेय पर होगी। ना तो उस पर महंगाई लगेगा, ना किसी प्रकार की चीजें होंगी। महंगाई ना लगे ये भी अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारे समाज में 3 तरह की बाजार प्रणाली नहीं है? आलू मंत्री जी के लिए भी 30 रुपया किलो है, तो एक किसान परिवार जिसकी वर्ष भर की कमाई लाख रुपए भी नहीं है, उसके लिए भी 30 रुपए ही है। आप सोइएगा तो इन सब चीजों पर मंथन करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं। पेंशन का मुद्दा गर्माता हुआ चला जा रहा है। 40 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं, सबके 5 परिवार हैं, 2 करोड़ लोग सरकार को बनाने बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। तो आइए आज की समकक्षा में बात करें अपने लिए ओपीएस, कर्मचारियों के लिए एनपीएस, लोकसभा 2024 का मुद्दा। चुनावी मौसम है, लोकसभा का आम चुनाव है। दिल्ली में धरने दिए जा रहे थे 2-2 बार। संयुक्त मोर्चा, कितने प्रकार के मोर्चा है। रेलवे ने हड़तालें भी कर दी। सरकार ने हड़तालों पर 6 महीने का रोक लगा दिया एक नियम के तहत। एम्बुलेंस ड्राइवरों ने भी हड़तालें की, हड़ताल को भी रोक दिया गया सरकार के द्वारा। तमाम तरह के आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे। आइए जानते हैं कि ओपीएस क्या है और इस ओपीएस को किस प्रधानमंत्री ने समाप्त कर दिया। ओपीएस जिसका पूरा नाम ओल्ड पेंशन स्कीम है, पुरानी पेंशन योजना है, को 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया था, जिसको एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन योजना से बदल दिया गया था। ओपीएस को 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दिया गया और 1 अप्रैल 2004 से ओपीएस की जगह पर एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, एनडीए की गवर्नमेंट थी। एनडीए की गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो भारतीय जनसंघ के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी नया नाम हो गया 1980 में,
और ये प्रधानमंत्री बनते हैं, और प्रधानमंत्री बनते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं कि अपने लिए ओपीएस जारी रखते हैं, और जो कर्मचारी हैं जो अपनी जीवन का पूरा हिस्सा लगा देते हैं, खून पसीने की कमाई लगा देते हैं, उनको एनपीएस दिया जाएगा। ओपीएस को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने समाप्त कर दिया था। इसके बाद एनपीएस लागू किया गया था, जो 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी है। ओपीएस के द्वारा पेंशन का निर्धारण कैसे होता है? मान लीजिए कि व्यक्ति यह अप्रैल का माह चल रहा है, अप्रैल महीने में रिटायर होने वाला है, तो मई से उसे ओपीएस के थ्रू अगर पेंशन मिलेगी तो कैसे मिलेगी? आप समझिए कि अगर अप्रैल महीने में उसे 20,000 रुपए वेतन मिल रहा है, तो उसका जो पेंशन का निर्धारण होगा मई से, और 10,000 रुपए, मतलब जितना आपका अंतिम महीने का अपने सेवानिवृत्ति के पहले पूर्व माह का जितना वेतन रहेगा उसका आधा उसको पेंशन के रूप में मिलेगा, और जो महंगाई भत्ते बढ़ते रहते हैं उसके अनुसार उसमें वृद्धि भी होती रहेगी। वही कह रहा है कि केंद्र और राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन अंतिम आहरित मूल वेतन का 50% निर्धारित किया गया था। यदि किसी सरकारी कर्मचारी के सेवा के अंतिम माह का वेतन 10,000 रुपया है तो पहली पेंशन 500 रुपया मिलेगी। इसके साथ ही भत्ते तथा महंगाई भत्ते का लाभ भी पेंशन धारकों को प्राप्त होगा। अभी तक सरकार के द्वारा भुगतान की जाने वाली न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपया और अधिकतम पेंशन 62,500 रुपया है, क्योंकि अधिकतम मूल वेतन 1,25,000 रुपए है। एनपीएस के द्वारा पेंशन का निर्धारण कैसे होता है? नेशनल पेंशन स्कीम राष्ट्रीय पेंशन स्कीम है, राष्ट्रीय पेंशन योजना है। इसके द्वारा 1 अप्रैल 2004 से इसको प्रारंभ कर दिया गया। ओपीएस को खत्म करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को निवेश की मंजूरी मिलती है, जिसके अंतर्गत वो पूरे सेवा काल में पेंशन खाते में नियमित तौर पर योगदान करते हैं। जैसे कोई कर्मचारी है 10 रुपए देता है, 100 रुपए उसको वेतन मिलता है, और 10% उसका 10 रुपए देता है तो 100 रुपए का 14% सरकार उसमें अंशदान करती है। दोनों पैसे कर्मचारी की सहमति से शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है। मार्केट वैल्यू के अनुसार उसमें इंक्रीमेंट होता है, और जितना पैसा उसके पूरे सेवा काल में इकट्ठा हुआ रहता है उसमें से अगर वो चाहे तो कुछ धनराशि निकाल सकता है, एक निश्चित धनराशि। उसके बाद जो बची धनराशि है उसी में से उसको पेंशन दिया जाता रहेगा। उस पर ना तो कोई महंगाई भत्ता लगेगा, ना कोई डीए लगेगा, कुछ भी मतलब ऐसी चीजें नहीं लगेंगी। एक नियमित पैसा मिलता रहेगा। अभी जो लोग एनपीएस के थ्रू रिटायर हुए हैं उसे मात्र 2 से 3,000 रुपए वेतन पेंशन के रूप में मिलता है। निवेश इसमें सुरक्षित नहीं है, इसलिए घातक है। शेयर बाजार जोखिम पर आधारित होता है, जो निश्चित तौर पर कर्मचारियों के लिए सुरक्षित नहीं है। पेंशन भुगतान भी बाजार के चाल को देखते हुए किया जाता है। एनपीएस के तहत सरकार की ओर से रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन देने की कोई गारंटी नहीं है। एनपीएस यह कहता है कि आप रिटायर हो जाइए, उस समय जो बाजार रहेगा उसके हिसाब से आप जो धन जमा किए हैं उस पर अगर बढ़ोतरी होगी तो बढ़ोतरी, घटोतरी होगी तो घटोतरी होगी, उसमें जितना आएगा उसके हिसाब से आपको पेंशन दिया जाएगा। हम कोई आपका पेंशन उनसन निर्धारण नहीं करेंगे। आप जो पैसा जमा किए हैं उसी में से आप निकालिए, खाइए, चाहे जिए चाहे मरिए, हम तो अपने लिए ले ही रहे हैं। पेंशन के क्या लाभ हैं? केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने 22 दिसंबर 2003 तक भर्ती के लिए निकाले विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले आईएएस और केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देते हैं। साथ ही साथ विधायकों और सांसदों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलता है। अटल बिहारी वाजपेयी एक ईमानदार छवि के नेता माने जाते थे, होंगे भी, रहे भी होंगे। खैर, उन्होंने जो खाद वाली बोरी थी 50 किलो वाला, उसका वजन 40 किलो कर दिया, लेकिन कीमत 50 किलो वाली जो खाद की बोरी की कीमत होती थी उससे ज्यादा ही रह गया। ईमानदार नेता थे। वजन कम कर दिए ताकि किसानों पर वजन कम पड़े लेकिन आर्थिक वजन समान रहे, क्योंकि आर्थिक वजन तो सहने की क्षमता हो ही गई है। केंद्र सरकार में मतलब पूरे भारत में सरकारी कर्मचारियों की अनुमानित संख्या कुल पद 40,40,000 के आसपास है। सर्वाधिक कर्मचारी रेलवे एवं डाक विभाग के पास है। उत्तर प्रदेश में कुल सरकारी नौकरियों के खाली पद नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के द्वारा 2023 में जो आंकड़े जारी किए गए थे उसके अनुसार आप देख लीजिए। डॉक्टरों के 6,000 पद खाली हैं। माध्यमिक शिक्षा में समूह क के 96, ख के 3,172, 41,136, घ के 22,300, लगभग
एक 70 से 80 हजार के आसपास माध्यमिक शिक्षा में पद खाली हैं। अध्यापकों के बेसिक शिक्षा में 51,000 पद खाली हैं, बीईओ के पद खाली हैं, कनिष्ठ सहायक के हजारों पद, परिचारक के हजारों पद खाली हैं, अधीनस्थ सेवा में 6,000, वन विभाग में 4130। अभी इतना तो कार्मिक मंत्रालय ने बताया है, ना जाने कितने कितने पोस्टें खाली होंगी। किन किन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू है? जिस राज्य में लागू है, ओपीएस पुनः लागू हो गया है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, हिमाचल में और पंजाब में। राजनीतिक पार्टियां और ओपीएस इंडिया गठबंधन की प्रमुख सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ओपीएस योजना को लागू करेंगे और एक ऐसा कानून ला देंगे कि अगर कोई दूसरी सरकार भी आती है तो चाहकर भी ओपीएस को समाप्त नहीं कर पाएगी। जैसे आप राजस्थान में देखें, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अभी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस के द्वारा पुनः ओपीएस बहाली को उन्होंने अस्वीकृत कर दिया है। लेकिन वहीं पे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने ओपीएस को अपनाकर और एक ऐसा कानून बना दिया है कि सरकार, अगर कोई भी सरकार आएगी तो वह अगर चाहेगी भी कि हम ओपीएस को समाप्त कर दे तो वह समाप्त नहीं कर पाएगी। हमें वोट देते वक्त जाति, धर्म, पंथ से ऊपर उठकर अपने बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में, अपने भविष्य के बारे में देखना होगा कि हम मंदिर जाएं, कहीं पर्यटन करने जाएं तो हमारी जेब में कुछ पैसे रहें, रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसी स्थितियां रहें कि हम अपनी दिनचर्या को सही तरीके से चला सकें। ओपीएस कोर्ट के द्वारा हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है, इसे मिलना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां नहीं दे रही है वो दिगर बात है, अपने ले रही है वो उनका निजी मामला है। यह एक प्रमुख मुद्दा बनने वाला है। जितने हिंदी भाषी राज्य हैं उसमें करीब करीब 10-10 लाख सरकारी पद हैं, केंद्र में 40 लाख के आसपास हैं। 2 से 3 करोड़ लोग केवल हिंदी भाषी और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिला दिया जाए तो 2 करोड़ के आसपास सरकारी पद है जिस पर लोग कार्यरत हैं। 2 करोड़ परिवार के मुखिया अगर चाह लें तो 5-5, 10 करोड़ वोट बहुत होता है। पूरे भारत में 97 करोड़ मतदाता है, 60% अगर मत होता है तो 54 करोड़ 55 करोड़ मत पोल होता है, मतलब मतदान दिया जाता है। उसमें से 10 करोड़ मतदान बहुत मायने रखता है। आप उसी के पक्ष में मतदान करिए जो आपके भविष्य को संवारता हुआ दिख रहा है। हम राष्ट्रवाद से ओतप्रोत रहें, अपने देश को का नाम ऊंचा करें, लेकिन उसके पहले देश को कमजोर करने वाली जो आर्थिक नीतियां हैं उन पर भी हम तमाचा मारते हुए मतदान करें। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे तो